ताइवान को अगर चाइना कब्जा ले लेता है या फिर वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है ताइवान स्टेट में, तो ये पूरी दुनिया के लिए तो है ही थ्रेट, भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। मैं जाऊँगा भी नहीं चाइना, अगर वीज़ा भी देंगे तो मैं जाऊँगा तो मुझे मार देंगे वहाँ पे। आप यूएस के एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं जिन्होंने कहा विल नॉट लेट इंडिया बिकम अनदर चाइना, और इंडिया अगर ग्रो करने की कोशिश करता तो उसको दबाएंगे। 2 दिन पहले आप देखे वो राहुल गांधी जी का और संदीप दीक्षित जी का, हाँ, आपने देखा ना मेलोनी वाला, कितना भद्दा, कितना मतलब आप सोचिए इससे ज़्यादा गटर लेवल और डिस्गस्टिंग कमेंट्स कुछ हो सकता है कि संसद में ये ड्रामे बंदर उछल रहे हैं, कहीं कोई कुछ कार्टून कैरेक्टर बन के आ रहा है, ये चल क्या रहा है, इसके लिए आए थे आप वापस? राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो राहुल गांधी को अब देश, खासकर देश के युवा कितने सीरियसली लेते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी देश जानती है। राहुल गांधी बोल रहे हैं मेरे को बोलने नहीं दिया जाता अंदर। तो ये इनका हरकत देखिए, ये माइक इनका ऑन था तो खुद ही उन्होंने बंद कर दिया। एजुकेशन रिफॉर्म्स, पेपर लीक, इस पे एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल बिल्कुल ही सही विषय है। और जितने जनजी कहें, युवा कहें, इनका अधिकार है, मैं तो बोलूँगा इनका कर्तव्य भी है कि आवाज़ उठाना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये लोग जनजी के नाम पे एक मतलब जो ये कुछ लोग जो ऐसे गाली वाली बक रहे थे, ऐसे वायलेंस कर रहे थे, ये बिल्कुल ही मिसगाइडेड है कि आप एक बार डिजिटल स्पेस में कुछ आप पोस्ट करते हो तो वो ज़िंदगी, वो आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, वो इट्स देयर फॉर एवर। तो बहुत ही सोच समझ के कुछ आपको पोस्ट करना चाहिए। आप आइए कालाहांडी में जो काम हुआ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने ही किया, बहुत काम हुआ है, लेकिन मैं अपना काम जो किया हूँ उसको मैं जरूर दिखाना चाहूँगा। पद्मश्री ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो कहाँ खोज के निकाल के निकाले। ये तो देखिए, ये मोदी जी का देश है कि पहले तो बस ये लुटेंस दिल्ली से आधा और पद्मश्री मिलती थी, वो भी मतलब एक परिवार के आसपास जो घूमते थे उन्हीं को मिलती थी। विकसित भारत जो सपना मोदी जी ने पूरे देश को जो उन्होंने जागरूक किया है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज स्पेस पावर बन चुके हैं, आज न्यूक्लियर पावर तो है ही, आज हमारे तीसरी बड़ी स्टार्टअप हब बन चुके हैं, आज सेल्फ आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आई होप माई वाइफ लिसन्स टू दिस। हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक ट्रेंड चल रखा है नेताओं को, लीडर्स को गाली देने का, जिसकी जो मर्जी वो बोलते रहता है। लेकिन आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ, उसके बाद उनको सुन के आपके जितने भी डिलुलू कॉन्सेप्ट हैं सब चकनाचूर हो जाएंगे। राज्यसभा के सांसद हैं सुजीत कुमार जी हमारे साथ हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च भी करी आपसे मिलने के पहले। मैं देख रहा था कि कालाहांडी से लेके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड तक, कालाहांडी की तस्वीर हमारे दिमाग में तो वही पुरानी है जो भूखे, एक तस्वीर आती है कुछ लोगों की, भूखे लोगों की, अभी भी वही है। लेकिन आपने वहाँ से जाकर फिर वापस लौटकर और देश की सेवा के लिए कोशिश चालू की और अभी अब उस मुकाम पे आए कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। ये पूरी जर्नी थोड़ी सी समझाइए, ये सब क्यों? और बहुत हमने ये भी देखा कि बाहर जाने के बाद लोग वापस लौटते बड़ा मुश्किल से लौटते हैं, कम आते हैं। देखिए, कालाहांडी की जो तस्वीर लोगों के मन में है वो कुछ हद तक सच्चाई है कि जो 70s 80s और अर्ली 90s में भी वो थी कालाहांडी की जो चित्र थी। वहाँ पे बहुत ही गरीबी और जो फैमिन की स्थिति थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही अभी वहाँ पे जो विकास का काम हुआ है पिछले 15-20 साल में, उसके चलते अभी कालाहांडी का एक चित्र बहुत ही अलग है। और नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसमें कालाहांडी एक जितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे इंडिकेटर्स पैरामीटर्स में बहुत आगे है। और मैं वहाँ से निकल के आपने नाम लिया 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की, तो मैं मानता हूँ कि कड़ी मेहनत और प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद से मैं ये मुकाम तक पहुंचा हूं। और मैं 2011 को मैं वापस हिंदुस्तान वापस आया 7-8 साल बाहर रहने के बाद। जब मैं 2003-4 को जब मैं हिंदुस्तान से बाहर गया था तो मेरे दिमाग में ये क्लैरिटी थी कि मैं बाहर विदेश में कुछ साल रहूँगा, नौकरी करूँगा, पढ़ाई करूँगा, उसके बाद हिंदुस्तान ही आना है और देश की सेवा में ही। वहाँ की चमक दमक आपको प्रभावित नहीं कर पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्विट्ज़रलैंड में, विदेश में भी मैं ऐसे जगहों में मैं रहने का मुझे सौभाग्य मिला है जो लोग घूमने के लिए जाते हैं। जैसे मैं यूके में 1 साल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की, फिर स्विट्ज़रलैंड में मैं रहा 3 साल, फिर हवाई गया, मैं हवाई होनोलुलु में रहा, फिर वहाँ से फिर यूएस गया, फिर वापस आ इंडिया। तो देखो, रहने के लिए तो अच्छी लाइफ है, कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन देश अपना देश। फिर सांसद बन गए?
सांसद 2020 में बना मैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि संसद ऐसी चल रही है, तो आपको सोचा होगा आपने, मैं इसके लिए आया था संसद, रोज बंद हो रही, चाहे जिस दिन ठप कर देते हैं लोग। और ऐसे ऐसे ड्रामे हो रहे हैं, मुझे तो लगता कभी कि संसद में ये ड्रामे, बंदर उछल रहे हैं, कहीं कोई कुछ कार्टून कैरेक्टर बन के आ रहा है, ये चल क्या रहा है, इसके लिए आए थे आप वापस? देखिए सद्बुद्धि, भगवान सद्बुद्धि दे विपक्ष को। सारे विपक्ष के दल ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ विपक्ष के दल और नेता आप देख ही रहे हैं उनके उनके जो कारनामे हैं, और प्लाकार्ड लेकर आना, संसद को नहीं चलने देना। मैं मानता हूँ इससे उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। डॉक्टर शशि थरूर का एक अभी आया था एक इंटरव्यू 2-3 दिन पहले, उन्होंने क्या कहा कि ये आपके पास एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, और कि आप सरकार को आप कटघरे में ले सकते हो, सरकार की जवाबदेही आप मांग सकते हो, और जो स्टेट का काम स्टेट में रहने दीजिए, संसद का काम संसद में दीजिए। संसद का काम है नीतियों बनाना। शशि थरूर जी का बड़ा सहयोग मिल रहा है? नहीं, मैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक ये पीछे से रिश्ता क्या चल रहा है उनके साथ, कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए मैं मानता हूँ शशि थरूर एक नेशनल एसेट है। उनको मैं एक पार्टी में सीमित करना नहीं चाहता हूँ। वो आप उनका देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमेशा देश हित में वो कहते हैं। कई बार उनको कांग्रेस पार्टी से उसके लिए उनको दिक्कतें भी होती है, लेकिन वो सब की परवाह नहीं करके भी हमेशा देश हित में बोलते हैं, और जो भी देश के लिए सही रहता है, लोकतंत्र के लिए सही रहता है, उसी बारे में बात करते हैं। इज वन ऑफ द रेयर कांग्रेसमैन, आई वुड से राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। कांग्रेस के बाकी लोग तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं मेरे को बोलने नहीं दिया जाता अंदर। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो राहुल गांधी को अब देश, खासकर देश की युवा कितने सीरियसली लेते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी देश जानती है। तो अपने हरकतों से जब तक वो ये चाइल्डिश बिहेवियर और जो चाइल्डिश एक्टिविटीज़ बंद ना करेंगे, तो उनको कौन सीरियसली लेगा। अच्छा, ये सच में होता है कि अंदर वो एक कोई बटन होती बंद कर देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए जब हम लोग सदन में हम लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो जैसे कंट्रोल रूम, तो कंट्रोल रूम आपका माइक ऑटोमेटिक ऑन कर देती है, ठीक है। चेयर जिनका नाम बुलाते हैं उनका माइक ऑन हो जाता है। तो ये इनका हरकत देखिए, ये माइक इनका ऑन था, ये ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है, कि मेरे को बोलने नहीं जा रहा है। माइक ऑन था, स्पीकर बोले कि आपका माइक ऑन है बोले, तब जैसे जैसे खुद ही वो आपके बटन एक रहता है माइक के नीचे, आप उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं, तो खुद ही उन्होंने बंद कर दिया और बोले कि देखो मेरा माइक बंद है। ऑन माइक को बंद करके फिर बोलने कि मेरा माइक बंद कर दिया। फिर स्पीकर साहब ने जब कहा कि आपका माइक तो ऑन था, और वो वीडियो भी सब कोई देखे हैं। तो जैसे ये बचकाना हरकत, ये मतलब सोचिए आप, ये उम्र में ये बचकाना हरकत, और ये देश को लीड करेंगे। लोग तो देख रहे हैं कि रिकॉर्ड भी आता है कि भाई संसद को चलाने में एक दिन का खर्चा 10 करोड़ के आसपास आता है, हर घंटे का खर्चा 1.5 करोड़ के आसपास आता है। ये हो क्या रहा है? लोगों को लगता है फिर संसद की जरूरत किस तरह से बना दी गई इस समय, उपयोगिता कुछ और हो गई है? देखिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, अच्छा सुझाव देना और खूब आलोचना करना है। देखिए ये मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जो प्रतिपक्ष हैं उनके पास सारे ज्ञान की भंडार है ही नहीं। विपक्ष में बहुत अनुभवी नेताएं हैं, उनका सुझाव, उनका एक्सपीरियंस सरकार को मिलेगी, तभी देश के लिए लाभ होगा। लेकिन अगर आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि संसद को नहीं चलने देना है, ठीक है, तो आप कोई भी बहस में भाग लीजिए, सुझाव दीजिए, सरकार को घेरिए, कौन मना कर रहा है आपका? क्वेश्चन आवर इतना बड़ा आपके पास हथियार है मंत्रियों को अपने मंत्रालय के बारे में सवाल करने का, लेकिन उसमें भी आप नहीं करना चाहते। आप जब भी बोलेंगे कि देखिए दोनों सदनों का एक रूल एंड प्रोसीजर है जिसके तहत वो सदन चलती है। आप बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही माय वे इज द हाईवे। हाउ कैन दिस हैपन? हाउ कैन दिस हैपन? यू आर नॉट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर नॉट बियॉन्ड द पार्लियामेंट, यू आर नॉट बियॉन्ड द नेशन। आप एक परिवार में आप ठीक है जन्म लिए, परिवार एक बहुत उसका इतिहास है, पीपल ऑफ द कंट्री रेस्पेक्ट दैट, लेकिन यू कांट बिहेव लाइक ए प्रिंस। ये लोकतंत्र है। हाँ, सही बात है। तानाशाही नहीं आपकी है। बात से मुझे लग रहा है, लेकिन युवा जो है ना वो बड़े उत्साह से देखते हैं कि भाई आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कोई कानून बनेगा, कुछ बड़ी चीज़ होगी। वैसे अभी चल क्या रहा है इन दिनों, क्या कानून में क्या सब चल रहा है इस समय सरकार के? नहीं देखिए, अभी 12 कानून अभी पास हुआ है। अभी संसद चल नहीं रही थी, लोकसभा में तो बहुत ही उनका जो
परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी पुअर, लेकिन राज्यसभा में थोड़ा सा बेटर था 39%, विच इज़ अगेन पुअर बट थोड़ा सा बेटर है लोकसभा से। लेकिन 12 कानून पास हुआ, राज्यसभा में कुछ बहस हुआ, विपक्ष के कुछ दलों ने बॉयकॉट किया, हंगामा किया, बॉयकॉट किया, लेकिन छोटे छोटे दलें जो था, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, बीआरएस, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीजेडी, ऐसे कई दलों, डीएमके, ये लोग सारे कानून में बहस लेके अपना सुझाव उन्होंने दिया। यही तो लोकतंत्र है। तो आप लोग बचाए रखें अपर हाउस की गरिमा कम से कम काम से। देखिए देश तो चलेगा, अब कांग्रेस चाहे ना चाहे देश तो चलेगी ना, हम लोग विकसित भारत की तरफ तो जाना ही है हमको। अब कांग्रेस जितनी भी अड़चने, जितने भी रोड ब्लॉक्स लगाए, लेकिन देश को आगे लेके जाने का इरादा जो मोदी जी का है, उस पर हम लोग बिल्कुल कायम रहेंगे। मोदी जी की बात से याद आया, मोदी जी ने अभी मैं आपके बारे में रिसर्च पढ़ रहा था, तो आपने ट्राइबल एरिया में कोई टूर्नामेंट बहुत बड़े बड़े शुरू करवाए थे जी। मोदी जी ने अभी टैलेंट हंट शुरू करवाया जस्ट, तो मुझे अच्छा लगा ये मोदी जी जो बोल रहे हैं और वो आप कर रहे हैं, ये बात मुझे पसंद आई कि कम से कम ऐसे एरिया जहाँ पर कोई नहीं जाता, कोई तो सोच रहा है। जी देखिए, ये जो ट्राइबल हंट का आपने बात किया, ये एचडीसी कप मैंने शुरू किया था 2019 में। एचडीसी का फुल फॉर्म है स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका मैं एडवाइजर था 2019 में। तो जो आदिवासी जिले हैं उड़ीसा में, उसमें 9 आदिवासी जिलों को एचडीसी के तहत लिया गया था। तो 10,000 ट्राइबल बॉयज़ एंड गर्ल्स को पंचायत स्तर से उनको छांट के हम लोग ने ये टूर्नामेंट किया था। इंटर पंचायत, फिर इंटर ब्लॉक, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट और फिर फाइनल मैच हुआ था। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल एक टूर्नामेंट था, जिसमें बहुत ही जो ट्राइबल टैलेंट उभर के आए थे, जिनको फिर हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अलग अलग संस्थाओं के साथ हमने उनको जोड़ा। तो अभी उस समय तो बेसिक फुटबॉल से स्टार्ट किया था, फिर मैं 2020 में राज्यसभा आ गया, तो नहीं तो इरादा ये था कि उसमें आर्चरी, कबड्डी और भी खेलों को उसमें जोड़ा जाए, लेकिन दिस वॉज ए वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। तो जो मोदी जी का जो खेलो इंडिया का जो सपना है, और अभी बस्तर ओलंपिक्स भी मोदी जी बात उसका करते हैं हमेशा, तो यही वो बिल्कुल वही इरादा था कि जो हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, खासकर हमारे जो रूरल और आदिवासी जगह हैं, वहाँ पे बहुत टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट सामने नहीं आ पाती है। हाँ, जब हम देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में अवार्ड आते हैं या फिर एकदम पद्मश्री ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो कहाँ खोज के निकाल के ला रहे हैं। ये तो देखिए, ये मोदी जी का देश है कि पहले तो बस ये लुटेंस दिल्ली से आधा पद्मश्री मिलती थी, वो भी मतलब एक परिवार के आसपास जो घूमते थे उन्हीं को मिलती थी। अभी देखिए कहाँ पे, मेरे कालाहांडी में 2 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। एक जो मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं, एक फार्मर, मेडिसिनल प्लांट, उनको कहाँ से छांट के उनको मोदी जी ने पद्मश्री दिया। एक चाय वाले कटक में अभी तो गुजर गए, वो ब्लड 130 टाइम्स ब्लड ही हैज डोनेटेड, उनको पद्मश्री दिया। ऐसे ऐसे टैलेंट को छांट के ला रहे हैं मोदी जी, ये तो दिस इज ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन। तो आप लोग का तो एसोसिएशन मोदी जी से मिलना जुलना होता ही रहता होगा। मोदी जी ने बोला भी बहुत सारी गालियाँ मुझे दी है, मैं उसको माफ़ भी कर देता हूँ। देखिए बड़ा दिल चाहिए, लेकिन ये पीढ़ी किधर जा रही है, नई जनरेशन जा किधर रही है? देखिए मैं भी अपने आप को जंजी मानता हूँ, मेरा बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो, लेकिन मेरा सोच युवाओं जैसा ही है। तो मैं, और मेरा खुद का एक बेटा है 18 साल का, 18, तो मैं जब उससे बात करता हूँ तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस। तो विषय एकदम बिल्कुल सही था, एजुकेशन रिफॉर्म्स, पेपर लीक, इस पे एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ही सही विषय है। और जितने जन जी कहें, युवा कहें, इनका अधिकार है, मैं तो बोलूँगा इनका कर्तव्य भी है कि आवाज़ उठाना, ठीक है। लेकिन गाली देना, देश की सेना को गाली देना, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली देना, जिस तरह से भद्दे गाली प्रधानमंत्री जी को दिए गए, पुलिस वालों को गाली देना, वायलेंस करना, ये प्रोटेस्ट है। पर एक ट्रेंड देखने में आ रहा है, पीछे से कोई और उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और इधर उसको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं देखिए, या तो सोशल मीडिया का ये कुछ प्रभाव है जो बाहर से एजेंडा चल रहा है। देखिए ये कुछ लोग ही थे, ये हैंडफुल लोग ही थे जो ये सब कर रहे थे। बाकी जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स, बाई एंड लार्ज जो प्रोटेस्टर्स थे, वो उनका मकसद भी अच्छा सही था और उनका विषय भी सही था, उनका तरीका भी सही था। लेकिन उसमें जिनको प्रधानमंत्री जी ने शरारती बच्चे का, देखिए बड़ा दिल वाला ही ऐसे बोल सकता है जिस तरह से गाली उनको दिया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये लोग जंजी के नाम पे एक मतलब जो ये कुछ लोग जो ऐसे गाली वाली बक रहे थे, ऐसे वायलेंस कर रहे थे, ये बिल्कुल ही मिसगाइडेड हैं,
ठीक है। और ये कहाँ से मिसगाइडेड है, कौन इसको मिसगाइड कर रहा है, इस पर मेरे को लग रहा है पूरा तहकीकात होना चाहिए। इतना फंडिंग कैसे आया, ठीक है, इतना फंडिंग कैसे आया आप सोचिए। अब मैं सुन रहा था कि 4 दिन में जंतर मंतर में 2 करोड़ रुपए का स्विगी और जोमेटो का ऑर्डर हुआ है, ठीक है। तो दैट नीड्स टू बी डग कि कौन क्या, ठीक है, और लोगों की भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। और बहुत सारे ऑर्डर्स बाहर से हुए हैं, इंडिया के बाहर से, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्स्पिरेसी तो है, जरूर है। विषय एकदम सही है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि लोग गलत ना समझें कि मैं पूरे जनजी को, पूरे युवा समाज को मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन विषय बिल्कुल सही था। उनको प्रोटेस्ट करने का, उनको सरकार से जवाब मांगने का पूरा अधिकार है, उनका कर्तव्य भी है। लेकिन अगर उसको आप हाईजैक करने के लिए दे दोगे अपने प्लेटफॉर्म को, तो देश का ही नुकसान होगा, खुद आपका क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बच्चे लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, गाली वाली बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, उससे बिगड़ रहे हैं लोग, वो कैसे सुधारेंगे उनको? नहीं, कानून आना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन ओपन प्लेटफॉर्म। वो कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन और फेक आईडी करके भी करते हैं। लेकिन ये बच्चों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक बार डिजिटल स्पेस में कुछ आप पोस्ट करते हो तो वो ज़िंदगी, वो आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, वो इट्स देयर फॉर एवर। तो बहुत ही सोच समझ के कुछ आपको पोस्ट करना चाहिए। आप फेक आईडी बना के भी अगर कुछ डालते हैं तो देयर आर इनफ नंबर ऑफ वेज टू बी फाउंड। एल्गोरिदम से आजकल चल रहा है, बिल्कुल पता एआई चलेगा। से। आप आपने फेक भी मेरे ख्याल आईडी, से एआई पे कोई बुक भी लिखी हुई है। हाँ, मैंने एक किताब लिखा है एआई ऑन ट्रायल। जो इसमें क्या है? इसमें, हाँ, जो अभी एआई, हम लोग एआई बात करते हैं, एआई यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी से लेके एजेंटिक एआई, बहुत सारे एआई एप्लीकेशन मॉडल्स हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उसका कानूनी ढांचा क्या होना चाहिए? अगर एक एआई मॉडल या एप्लीकेशन को यूज़ करके किसी को हम लोग परेशान कर रहे हैं या एक्सीडेंटली कुछ गलती हो जाता है, तो कौन जवाबदेही होगा? तो ये जो लीगल लाइबिलिटी है एआई का, एआई एप्लीकेशंस का, इसके ऊपर वो किताब है। और ये पहली किताब है, ऐसी किताब देश में पहली किताब है। इट्स कॉल्ड एआई ऑन ट्रायल। मैं सबसे गुजारिश करूँगा वो किताब ज़रूर पढ़ें। इसमें मतलब एलोबरेट आपने क्या किया है कि लीगल एक्शन उन कंपनियों पर क्या हो, उन कंपनियों पे भी, और जो यूज़ कर रहे हैं उन पे भी, उन पे भी लाइबिलिटी है। अच्छा, ठीक है, उन पे भी लाइबिलिटी है। जो एआई को यूज़ करके मैं एक डिफेक बना रहा हूँ, डिफेक वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा मुश्किल है पहचानना। मैं, मेरे पास एक वीडियो आया, उसमें मतलब वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता, थोड़ी देर बाद और रिसर्च करी, पता लगा ये डीप फेक है। नहीं, देखिए, ये तो अब लोग या तो इसके बारे में इतना इनको गहराई से उनको संज्ञान नहीं है, या फिर जान के ज़बरदस्ती करते हैं चलो क्या हो जाएगा, डिफेक बना देते हैं। मैं कई सारे उदाहरण हैं ऐसे, जो सांसद लोग भी डिफेक वीडियोस बना के छोड़ते हैं। कल ही हमारे उड़ीसा के एक सांसद एक डिफेक वीडियो बना के नितिन नवीन जी के हाथ में एक उल्टा तिरंगा पकड़ा के डिफेक वीडियो छोड़ी है। ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। सांसद सिटिंग एमपी है। और तो ऐसे तो बाकी लोगों का बात क्या किया जाए। तो ये इसका लीगल लाइबिलिटी बहुत है, तो ये समझना चाहिए। तो जो किताब के माध्यम से मैं ये थोड़ा सा कोशिश किया हूँ, और सरकार को भी मैंने गुजारिश की है कि इस पर एक कड़ी से कड़ी कानून भी आनी चाहिए। लेकिन बच्चों को कैसे बदलेंगे? क्योंकि मैंने देखा कि अब ए से लेकर जेड तक सरकार पूरी जेनजी का फोकस, इस समय जेनजी पर फोकस है। क्या कैसे बदलेंगे बच्चों को? क्या संस्कार में कहीं कमी है? हमारे पढ़ाने लिखाने में कुछ कमी हो रही है? देखिए, ये तो ज़रूर है कि ये चैरिटी बिगिंस एट होम, अंग्रेजी में कहते हैं। तो सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं, माता पिता होते हैं, तो घर में उस तरह का अपब्रिंगिंग होना चाहिए, उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव आता है। दूसरा बात है, काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आजकल 12-13 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन, उससे कम उम्र के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन, लेकिन उसका एटिकेट क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, क्या वो लोग कैसे यूज़ करें, क्या गार्डरेस होना चाहिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस पे एक मेरे को लग रहा है कि डिजिटल लिटरेसी का एक बहुत ही बड़ा मुहिम, साइबर सिक्योरिटी का इशू है, उसमें पर्सनल आइडेंटिटी का इशू है, फाइनेंशियल लॉस का इशू है। तो ये इस पे एक बहुत बड़ा मुहिम सरकार को शुरू करना चाहिए एट द स्कूल लेवल। हाउ टू यूज योर फोन, स्मार्टफोन और लैपटॉप, और आई मीन हाउ टू बिहेव इन द डिजिटल स्पेस। एआई 15 अगस्त पे भी घोषणा करी कि एआई
ट्रेनिंग देंगे सरकार 1 करोड़ युवाओं को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रेनिंग में सिर्फ एआई को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे आप अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, सिर्फ उसका नहीं, उसके एटिकेट क्या है, क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, किस चीज़ आप एक बाउंड्री रेड लाइन नहीं क्रॉस करना चाहिए, ये सब चीज़ का भी वो ट्रेनिंग में हिस्सा होना चाहिए। ठीक अच्छा है। और काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे, मतलब जो हम लोग जो प्रेशर हैंडल करते थे, आजकल के बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक टीनेजर बेटा है, तो मैं देखता हूँ कि एक तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गए। इंस्टेंट ज़माने में उनको हर चीज़ का रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए और पॉजिटिव चाहिए पॉजिटिव उनको। चाहिए, तो दिन भर स्क्रीन टाइम रहता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गए, तो उनका जो प्रेशर हैंडल करने का कैपेसिटी कम हो गया है। थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आता है लाइफ में, थोड़ा सा कोई डांट देता है, हम लोग डांट देते हैं तो वो लोग मतलब पता नहीं, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे, मतलब ये क्या। तो थोड़ा सा मेंटल उनको स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी ये counseling किताबों करें। से होगा, किताबों में कुछ ऐसा मॉरल वैल्यू पढ़ाएं, लेकिन मॉरल वैल्यू आप पढ़ाएंगे तो फिर वो सेफ्रोनाइजेशन वाला मामला फिर चालू हो जाएगा कि सेफ्रोनाइजेशन हो रहा है जी। देखिए ये वही है। देखिए हमारे, मैं कहीं पे कह रहा था कि पंचतंत्र हमारा कितनी ज्ञान परंपरा है, कितनी महान ज्ञान परंपरा है, कितने उसमें सीखने को है। ठीक है, लेकिन स्कूल में आप पंचतंत्र पढ़ाने लगेंगे तो लोग बोलेंगे देखो ये सैफनाइज हो रहा है। तो एक 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 ये बन गया है लोगों में, एक लोगों मतलब क्या, कुछ दलों में, राजनीतिक दलों में, कि भाई आप अच्छा भी कुछ कर रहे हैं तो दिस इज सैफनाइजेशन। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने ये अच्छा कहा कि जो रीडिंग हैबिट और हमारे जो पुरानी जो परंपरा है, ज्ञान परंपरा, पंचतंत्र का मैंने उदाहरण दिया, हितोपदेश है, बहुत सारे राज्यों में अलग अलग भाषाओं में ये ऐसे उपलब्ध हैं, उनको बच्चों में बचपन से पढ़ाने का एक आदत डालनी चाहिए। अच्छा, आप एक एडवोकेट भी हैं और वकालत पढ़ने के बाद में नेता बनना कुछ अलग होता है क्या? देखिए मैं तो मतलब इंजीनियर टर्न लॉयर हूँ, तो मैंने पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं आईटी इंडस्ट्री में काम किया, फिर विदेश गया, फिर मैं जब इंडिया वापस आया तो मुझे लगा कि राजनीति के अलावा कुछ और एक प्रोफेशन होनी चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। तो मैंने लॉ कर ली थी इंडिया जाने से, विदेश जाने से पहले। तब 2011 को जब वापस आया तो मैंने अपना लीगल करियर शुरू की। और राजनीति में मतलब ठीक है, आपको विषयों का थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, और आप देखेंगे कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी जो टॉप हमारे लीडर्स थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दम वर लॉयर्स। सरदार पटेल जी का बात कीजिए, पंडित नेहरू, बापू जी से लेके राजेंद्र बाबू, सब कोई लॉयर थे, बाबा साहेब। तो तब के लॉयर अलग अलग थे, आजकल के लॉयर अलग हैं। हाँ, आजकल के लॉयर वो कहते हैं ना कि दोनों तरफ फ़ायदा होता है, हार गए तो अपील और जीत गए तो फिर पैसा तो मिल रही है। हाँ देखिए, ये तो प्रोफेशन की बात है। तो प्रोफेशन में भी देयर इज़ नीड फॉर रिफॉर्म, जरूर है। देखिए इसलिए आज लीगल प्रोफेशन का जो रेपुटेशन सोसाइटी में होना चाहिए उतना नहीं है। इट्स ए नोबल प्रोफेशन, तो क्यों नहीं है, इसके लिए वी नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम वकीलों को ज़्यादा इस बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आज आप किसी को भी कहते हो कि मैं वकील हूँ, तो उसका एक बैंक लोन नहीं मिलती है वकीलों को। हाँ, वो पत्रकारों को भी नहीं मिलती, पुलिस वालों को भी नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं इसमें वकीलों को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब विषय उठाते हैं आप अंदर, तो मेरे ख्याल से ए से लेकर जेड तक 360 डिग्री तो उठाते ही होंगे अक्सर, क्योंकि वकीलों का काम है छेद में से कुछ फैक्ट्स निकाल के लाना। नहीं, वही है, दैट इज ए प्रोफेशन। आपको अपने क्लाइंट के लिए जस्टिस और उसके लिए यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है, कोर्ट का काम है दोनों पक्ष। भाषण में फ़ायदा मिलता होगा आपको? बहुत मिलता है, समझ बहुत जल्दी आ जाती है, आप आर्ग्यूमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जब एक वकील बोलता है तो आपको समझ में आ जाता है कि, क्योंकि हम लोग को कोर्ट में क्या होता है, यू हैव टू थिंक ऑन द फीट, जो अंग्रेजी में कहते हैं, एकदम सोच के ना कुछ आपको उस समय, अगर कोर्ट ने आपको कुछ सवाल किया तो आपको उस हिसाब से आंसर करना होता है। तो और देखिए, आपके जो बिल्स, आपके जो इतने सारे हमारे पास लेटर्स आते हैं, उसको पढ़ने के लिए भी बहुत समय चाहिए होता है। तो रीडिंग हैबिट अच्छा रहता है वकीलों का, तो उसमें फास्ट आप ग्रास्प कर लेते हैं। तो इधर की लेकिन तारीख पे तारीख चल रही होती तो वहाँ लेकिन बहस होती है, इधर तारीख पे तारीख क्यों चल रही है, उधर आप
एग्जीक्यूटिव हैं, इधर आप जुडिशरी हैं और दोनों में टसल चलती नहीं, है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट प्रैक्टिस। ये मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो वी आर नॉट एग्जीक्यूटिव, वी आर नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा। हम लोग लेजिस्लेचर हैं, हम्म मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। हम्म ठीक है, तो मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और टू द स्टेट असेंबलीज, तो दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो जब मंत्री बन जाते हैं तब आप वकालत नहीं कर सकते, तो सांसद या विधायक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। जब आप मंत्री बन जाते हैं तो आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। पर दोनों में चलता है। इधर से हम हेडलाइन आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहा और फिर कहा कि नहीं ये हमारे दायरे के बाहर है। फिर इधर से सरकार के कुछ नुमाइंदे बोलते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कैसे कमेंट कर दिया। अब दोनों का टसल चलता रहता है। तो देखिए, मैं ये जो सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली डिफाइंड है, और जो सुप्रीम कोर्ट का ही 1973 का एक जजमेंट है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट आया था पहली बार, तो उसमें भी है कि सेपरेशन ऑफ पावर इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन आप देखिए पिछले अगर 30-40 साल में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जो अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश की है, जो मैं खुल के कहता हूँ, और बहुत सारे सांसद भी इस बारे में बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में बहुत बात नहीं लेती है, और जो लेजिस्लेचर का काम है, जो पार्लियामेंट का काम है, कि जो विधानसभा का काम है, उसमें दखल देने का कोशिश करती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत उदाहरण है ऐसे जहाँ जो लेजिस्लेचर का डोमेन है या पार्लियामेंट का डोमेन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, तो ये नहीं, पर आजकल तो मैं जुडिशियल एक्टिविज्म है। हाँ, आजकल तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जुडिशरी बड़े कॉशियस रह रही है। मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, कई केस से हट जाते हैं जज। लोगों के दिमाग में है कि केस से क्यों हटना। पहले तो इस बारे में मैं जुडिशरी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, हायर जुडिशरी का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का, इसका बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन सरकार लाना चाहती थी 2015 में आई थी, हाँ, पूरी दोनों सदन में यूनानिमसली पास हुआ था। शायद ही इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई ऐसा विधेयक हो जो यूनानिमसली कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, सारे सांसदों ने उस पर दे हैड वोटेड इन फेवर ऑफ दैट। उसके बाद 50% स्टेट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, तो 50% स्टेट्स ऑल्सो रैटिफाइड इट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन नाम दे के उसको इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस कह के उसको नाकाम कर दिया। क्यों किया? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये एक इट्स अ ब्लैक बॉक्स। कैसे जजेस बनते हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, किसी को नहीं पता। वही जो जजेस बैठे रहते हैं, कोटरी पूरी लंबी। और देखिए, आप देखिए, एक रिसर्च एक स्टडी हुई थी, मोर देन 50% ऑफ द सिटिंग जजेस जो हैं हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के, उनके कोई पिताजी, माताजी, चाचा जी, एक ही कोई ना कोई रहा है, 50% ज़्यादा। तो भाई भतीजे ये चल रहा है काम। तो वो विश्वास कैसे आएगा कि भाई हमको तो कोर्ट पे अदालत मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बिल्कुल। तो करने क्यों नहीं दे रहे? और दुनिया में शायद ही कोई देश हो जहाँ पे जजेस ही अपने आप को अपॉइंट करते हैं। तो ये कहाँ तक है? मतलब ये बोलते हैं टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड। अरुण जेटली जी का एक बहुत ही फेमस था, टिरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड। अब ये चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है, चलो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं तो ये चुनाव क्यों लड़ेंगे, लेकिन एक आज देश में एक क्लर्क भी अपॉइंट होता तो देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए रिटन एग्जामिनेशन और एन इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आप जज बन जाते हो, हाई कोर्ट जज बन जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जज बन जाते हो, कोई किसी को नहीं पता कैसे बनते हो। कॉलेज में बैठ के अपने आप नाम किसी को क्यों शॉर्ट लिस्ट में से किसी को क्यों निकाल दिए, किसी को शॉर्ट लिस्ट क्यों किए, किसी को जज क्यों बनाए, किसी को नहीं पता। तो ये कैसे चलेगा? बताइए। राज्यसभा के ऊपर चूंकि आपने बोला ना कि चुनाव नहीं लड़ती, राज्यसभा भी ऐसे लोगों का समूह है जिनमें दूसरी जगह से सिलेक्शन प्रोसेस उनका थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मल तो है नहीं, जनता नहीं चुन रही, जनता नहीं चुनती। तो लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आवाज़ उठी कि भाई ये तो चुनाव चुन के नहीं आए हैं, ये कैसे बना रहे कानून। मतलब कैन यू बिलीव कि ऐसे लोगों के दिमाग में लोग भर रहे हैं कि भाई ये तो सिलेक्टेड नहीं है जनता के द्वारा। देखिए, अगर भाजपा
कानून लाती या भाजपा ये बात कहती कि राज्यसभा का ढांचा बदलना चाहिए और जो डायरेक्टली इलेक्टेड है उनको लाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा हल्ला यही करते, कांग्रेस वाले करते और ये लोग करते कि देखो ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये तो बाबा साहब के खिलाफ है, ये तो एंटी दलित है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लेके बोला था। नहीं देखो, तो धर्मेंद्र प्रधान तो लोकसभा में है, नहीं ठीक है, हाँ, तो मतलब चीत भी मेरी और पट भी मेरी। चलो ठीक है, आपका बात मान गए कि ये संविधान बदल, तो संविधान बदल जैसे ही अगर मान लो आपकी बात मान के राज्यसभा का ढांचा बदल के, तो संविधान संशोधन विधेयक से ही पारित होगा, ठीक है, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। बीजेपी एक सरकार अगर ये लाती है, एनडीए सरकार लाती है, आप रिएक्शन देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। यही लोग जो बोल रहे हैं ना, ये लोग बोलेंगे बीजेपी को कि देखो ये लोग संविधान विरोधी है, झूठ फैलाने का इनका आदत है, ठीक है, भ्रम फैलाने का आदत है। दे वांट एनर्जी इन दिस कंट्री, ये देश हित में नहीं है ये लोग। वैसे आजकल सारे बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी और बाकी पार्टी सब झूठ फैला रहे हैं, ऐसा सच है क्या? मतलब ये क्या है, मतलब लोगों में कन्फ्यूजन है, सच क्या है झूठ क्या है। इस समय दोनों की जो लकीर है वो समझने को हम मतलब कन्फ्यूजन इतना फैला दिया गया कि समझ नहीं पा रहे लोग कि एक्चुअल चीज़ हो क्या रही है। देखिए पब्लिक डोमेन में है बहुत सारी चीज़ें। अभी 2 दिन पहले आप देखे वो राहुल गांधी जी का और संदीप दीक्षित जी का, हाँ, आपने देखा ना मेलोनी वाला, कितना भद्दा, कितना मतलब आप सोचिए इससे ज़्यादा गटर लेवल और डिस्गस्टिंग कमेंट्स कुछ हो सकता है। एक देश, एक सोवरेन नेशन की महिला प्रधानमंत्री है, उनके बारे में आप इस तरह से बातें करेंगे और आप बोलेंगे मैं जनजी का हीरो हूँ, मैं युवाओं का मतलब क्रिएटिव कांग्रेस, वहाँ रचनात्मक कांग्रेस लिखा हुआ था वहाँ, और उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप कांग्रेस के बहुत सारे नेता उसको सपोर्ट भी किए, सुप्रिया सिन्हा थे और बाकी बहुत सारे मैं देख रहा था उनके सोशल मीडिया में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये मानसिकता क्या मानसिकता है? ये गालियों को भी तो सपोर्ट कर रहे थे कि गाली देना अपराध कहाँ से हो गया, ये सब चीज़ें ये चल रहा है ट्रेंड। और ऐसे लोग जब संसद में या फिर नेता बन के आएंगे तो आपको लग रहा है कि देश फिर किस तरफ जाएगा? देखिए देश में एक बहुत ही सशक्त विपक्ष होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि विपक्ष, एक अच्छा विपक्ष लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ है वो विपक्ष बताइए मुझे। विपक्ष में कुछ लोगों को छोड़ के कांग्रेस में खासकर कहाँ हैं वो लोग जो मतलब देश को वो तो पीएम बनना चाहते हैं, वो तो मान के बैठे हैं पीएम है, मान के बैठे हैं पीएम है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वो ये तो मान के बैठे हैं कि भाई मेरा अधिकार है, मेरा परिवार का अधिकार कि मेरे परिवार से कोई ही पीएम बनेगा। एक चाय वाला कैसे पीएम बन गया, एक सामान्य परिवार से आया हुआ व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया देश को, आज तक हजम नहीं हो रहा, उनको 12 साल हो गया, आज तक हजम नहीं हुआ। मणिशंकर आर्य का आप देख लीजिए स्टेटमेंट, चलो वो तो 2000 चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसके बाद का स्टेटमेंट देख लीजिए, उनको नीच कहा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, मैंने डॉक्टर थरूर का नाम लिया, ऐसे ही बहुत अच्छे लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनको सामने नहीं लाते। ऐसे आपको ओवरऑल सबसे बढ़िया कौन लगा अभी तक? अब पार्लियामेंट के अंदर तो आप देखे ही होंगे लोगों को बोलते हुए भी, स्पीच किसकी पसंद आती सबसे ज़्यादा आपको अच्छी? स्पीच देखिए मैंने जैसे डॉक्टर शशि थरूर का नाम लिया, मनीष तिवारी जी अच्छे कहते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में मैं कहूँ तो मनोज झा अच्छा बोलते हैं, विषय पे बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। आप उस तरफ वालों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अच्छा बोलते हैं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। जॉन ब्रिटास देखिए वो वामपंथी विचारधारा के हैं, मेरा उनके साथ, उनके विचारधारा के साथ मेरा बिल्कुल भी कोई ये नहीं है, तालमेल नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो विषय उठाते हैं, एक उनका एक ये रहता है जो बाउंड्री रहती है और अच्छा विषय उठाते हैं। और इस तरफ वालों में आपको कौन सा, आपकी साइड वालों में कौन पसंद आता है भाषण में? ये बोलना मुश्किल है, बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग अच्छा बोलते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, यूपी के सांसद, राज्यसभा में अच्छा बोलते हैं। कई सारे सांसद हैं, कविता पाटीदार हैं मध्य प्रदेश से, वो बहुत अच्छी बोलती हैं। तो बोलने के लिए अच्छे सांसद हैं, लेकिन कैसे बोलने वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या विषय रखते हैं। और विपक्ष बोलता हमको टाइम नहीं दे रहे, ये सरासर झूठ है। देखिए एक अध्यक्ष चाहेंगे तो भी ऐसा नहीं कर सकते, एक डिफाइंड रूल है। संसद में आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपके कितने सांसद हैं, उस हिसाब से समय तय होती है। मान लीजिए कोई विधेयक पे 2 घंटे का चर्चा के लिए समय तय हुआ है, तो अगर आपके आधा सांसद है तो आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है, तो वो तय है, उसको कोई आगे पीछे कर ही नहीं सकता, ठीक है। चेयर का डिस्कशन रहता है, किसी को 2 मिनट 1 मिनट ज़्यादा बोलने के लिए दे दें, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन किसी को काट के नहीं कर सकते।
तो आप ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी 55 मिनट बोले राहुल गांधी जी जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पे लोकसभा में, उसके बाद बोलने की मुझे बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो स्पीकर ने ये पॉइंट आउट किया ना, ओम बिरला जी ने ये पॉइंट आउट किया कि आप तो 55 मिनट बोल चुके हैं। तो ये बचपन स्कूल में जो नहीं होते हैं बच्चे, थोड़ा सा उनको रहता है कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ। और आपको तो लेकिन खुशकिस्मत है, आपकी ऐसा विपक्ष मिला है। नहीं खुशकिस्मत नहीं, सच में मैं फिर से कहता हूँ कि अच्छा विपक्ष होना चाहिए, जो नहीं है अभी। मैं अभी फिर से दोहराऊंगा कि देश के पास अच्छा विपक्ष नहीं है। ऐसे हरकतें करने वाले अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे तो ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप देख रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, कोई सिल्वर इकोनॉमी पे आपने बिल लेकर आए थे। ये क्या सिल्वर इकोनॉमी क्या है? सिल्वर इकोनॉमी देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं तो अभी रिटायरमेंट एज तो 60 है, कुछ जगह पे एकेडमिक वर्ल्ड में 62 65 है, जुडिशल में जैसे हाई कोर्ट जजेस 62 एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस 65 है। तो अभी जो लाइफ स्पैन बढ़ गई है, ठीक है, तो पीपल आर लिविंग बियॉन्ड 65, 20 साल 15 20 साल 25 साल का जो उनका करियर है। तो घर में अगर वो बैठ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है, उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, इसका फ़ायदा देश को होना चाहिए। तो उनको इकोनॉमी में, उनको फॉर्मल इकोनॉमी में कैसे लाया जाए, उनका जो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए देश हित में, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है। तो इस बारे में इसको सरकार को एक नीति लानी चाहिए। इस बारे में मैंने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल मैंने पेश किया था कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनकी सेवा देश हित में और हमारी जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कैसे प्रयोग किया जाए। मैंने ये भी देखा बीच बीच में तिब्बत साइड की आवाज़ भी उठाते हैं। जी, मैं तो तिब्बत का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। आज नहीं, मैं 22-23 साल से हूँ, 2004 से तिब्बत विषय पे काम कर रहा हूँ। हिज होलीनेस धर्मशाला, हिज होलीनेस दलाई लामा जी का मैं उनका डिसाइपल भी हूँ, धर्मशाला जाता रहता हूँ। और मैं नहीं मानता हूँ कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। चाइना वाले तो पीछे पड़े रहते होंगे आपके? बिल्कुल पड़े रहते हैं, बिल्कुल पड़े रहते हैं। मेरे को पहले पत्र भी लिखे हैं, पहले आपको याद भी होगा कि तो वीज़ा दिया कि नहीं? मैं जाऊँगा भी नहीं चाइना। अगर वीज़ा भी देंगे तो मैं जाऊँगा तो मुझे मार देंगे वहाँ पे, बोलेंगे एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो मैं चाइना जाऊँगा नहीं। मैं तो अभी हांगकांग में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हांगकांग पहले जाता था और हांगकांग से ट्रांजिट भी करता था, मतलब जैसे ताइवान। फिर ताइवान जाता रहता मैं। ताइवान अभी गया था मैं 1.5 महीना पहले, अभी फिर जाऊँगा मैं ताइवान जाऊँगा। मैं ताइवान में जाता हूँ, मैं तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, या मैं आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट। चाइना तो बोलता है हमारे ये ताइवान अलग से तो है ही नहीं। तो चाइना बोलता है तो क्या, तो हमारा तो 12-13 बिलियन डॉलर का ट्रेड है ताइवान के साथ। हमारे 5000 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमारी तो बहुत अच्छा पीपल टू पीपल एक्सचेंज है। तो क्यों नहीं जाऊँगा मैं ताइवान। मैं तो टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, वहाँ से बहुत टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लीडर है, स्टेम एजुकेशन उनका वर्ल्ड क्लास है, बेटर देन यूएस। आज नैनो एडवांस्ड चिप्स में वर्ल्ड लीडर है। सब 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर का जो सेमीकंडक्टर चिप 90% मार्केट शेयर है ताइवान के पास। फिर चाइना से कैसे निपटेंगे, क्योंकि चाइना थ्रेट है। चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ताइवान में। चाइना के जो चाइना तो रोज़ वहाँ पे मिसाइल छोड़ रहा है, रोज़ वो हमारे लिए भी थ्रेट है, लेकिन बहुत बड़ा थ्रेट है। देखिए, मैं अभी फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो ये सोच है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि ताइवान को अगर चाइना कब्जा में ले लेता है, या फिर वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है ताइवान स्टेट में, तो ये पूरी दुनिया के लिए तो है ही थ्रेट, भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा, हम लोग को ताइवान के साथ हमारा संबंध को और मजबूत करना चाहिए, ठीक है। और मैं ये भी मानता हूँ कि चाइना कैन नेवर बी ट्रस्टेड। आप इतिहास देख लीजिए, आप चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। और चाहे जब हमारे यहाँ के नाम बदल देता, इस बार हमने बदले नाम, इस बार बदले हम लोग, ये पहले करना चाहिए था। लेकिन मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोग अभी आँख से आँख मिला के, देखिए आप डोकलाम में देख लीजिए, पहली बार 62 के बाद चाइना से आँख मिला के, मतलब बात के बाद डोकलाम में, गलवान में देख लीजिए आप, क्योंकि मोदी जी का सरकार है तभी हो पाया। नहीं तो 62 में देखिए हम लोग का क्या हाल बना रखा था चाइना ने। तो मोदी जी से याद आया, मोदी जी के साथ का एक्सपीरियंस कैसा आपका, ओवरऑल आप क्या फील करते हैं उनके साथ? नहीं, देखिए मैं 1-on-1 नहीं मिला उनसे कभी, लेकिन ग्रुप में मिला हूँ कई बार। तो
बहुत ही इंस्पिरेशनल होते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल। अभी हम लोग मिले थे अभी 15-20 दिन पहले, हमारे जो अभी नए सांसद राज्यसभा में आए हैं, तो इतनी छोटी छोटी बातें करते हैं लेकिन इतना गहरा उसमें संदेश रहता है। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बोले देखिए, एक तो बोले कि आप लोग सब कितने घंटे सोते हैं पूछे, तो हम लोग तो पब्लिक लाइफ में है तो 5 घंटा 6 घंटे से ज़्यादा सोना हम लोग के नसीब में होता नहीं है। तो बोले आप 7 घंटा सोइए, काम होते रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। और आप जो काम करते हैं एट दैट मोमेंट उसी काम पे फोकस कीजिए। तो हम लोग पूछे कि मोदी जी आपके पास तो इतना पूरा देश का चिंता है, 140 करोड़ जनता का मतलब उनकी चिंता आपके समय। बोले चिंता है, लेकिन मैं अभी ये 15-20 मिनट आपके साथ हूँ तो मैं सारा चिंता को मैं बाहर रख दिया हूँ। ये 15-20 मिनट आधा घंटा आप ही के लिए है। आई लिव इन द प्रेजेंट, आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप तो बीजेडी से इधर आए हैं, तो दोनों के वर्क कल्चर में आपको क्या लगा? अलग है, हर पार्टी का अलग अलग रहता है। तो बीजेडी रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी थी, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जल्दी होता था। यहाँ पे कंसेंसस होता है, बहुत बड़ा पार्टी है, सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग एक डेमोक्रेटिक वे में होता है। पर मैंने देखा आपने बीजेडी के साथ रह के भी उड़ीसा के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। मेरे ख्याल से आप लेटरल एंट्री वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी करवाई वहाँ। हाँ, मैं देखिए, मैं तो पहले नवीन बाबू जी को, नवीन पटनायक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। नवीन बाबू ने मुझे राज्यसभा भेजा 2020 में पहली बार, और उससे पहले मैं स्पेशल सेक्रेटरी के रैंक में ज्वाइन किया था उनकी सरकार में, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। और मुझे उस समय बहुत जो पॉलिसी ओरिएंटेड काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैं प्लानिंग बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ था। तो बहुत कुछ हम लोगों ने कोशिश की, प्लानिंग बोर्ड को कैसे रिवाइव किया जाए। बहुत सारे डेटा होता है प्लानिंग बोर्ड के पास, उसको सरकारी योजनाओं में कैसे उसका लाभ लिया जाए, कैसे अच्छे स्कीम्स इंप्लीमेंट किया जाए। बहुत सारे काम के 3 साल में था। फिर 1 साल मान लो मैं अगर आपके एरिया में जाऊँ तो स्थिति बदली हुई मिलेगी मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं तो चाहूँगा, मैं आग्रह करूँगा, आप आइए कालाहांडी। कालाहांडी में जो काम हुआ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने ही किया, बहुत काम हुआ है, लेकिन मैं अपना काम जो किया हूँ उसको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। कुछ पंचायत मैंने गोद लिया है, वो पंचायत में हम लोग सैचुरेशन मोड में पूरा काम हम लोग ने किया है, बहुत ही अच्छा काम किया। अभी आगे क्या? अभी ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके क्या एजेंडा है इस समय? देखिए, मैं अभी तो एक तो युवाओं के साथ में, ये तो अभी जंजी वाला अभी ज़्यादा इस चर्चा में आया है, लेकिन मैं युवाओं के साथ सालों से काम कर रहा हूँ। मैं जब राजनीति में नहीं था तब से भी काम कर रहा हूँ। तभी आपका दिल एकदम युवा है। एकदम एकदम। वैसे आपके मैं देख रहा था 50 की उम्र है, लेकिन लग नहीं रहा आप 50। धन्यवाद आई होप माई वाइफ लिसन्स टू दिस। उधर टीआरपी रहना जरूरी है। नहीं, देखिए, आई कीप माई सेल्फ हेल्दी। तो एक ये तो मेरा संदेश रहेगा युवाओं को कि फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर आप हिस्सा भाग लीजिए। डू एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज। मैं आई एम वेरी स्पोर्टिव। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, जहाँ मौका मिलता है लॉन टेनिस खेलता हूँ, योगा करता हूँ, और पॉलिटिक्स भी खेलते हैं? पॉलिटिक्स तो सबसे बड़ा खेल है जो पॉलिटिक्स समझ, लेकिन कभी कभी वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। स्पोर्ट्स जैसे सेहत के लिए अच्छा होता है, पॉलिटिक्स में आपको स्ट्रेस बहुत आता है। स्पोर्ट्स इज़ वे ऑफ डी स्ट्रेसिंग। तो मैं जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मैं बैडमिंटन या योगा करके स्ट्रेस को रिलीव करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात है, जो अभी एक अपने युवाओं का बात किया, तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा सारे युवाओं को कि डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। ड्रग एक बहुत बड़ा समय है, वही हमारे ड्रग एब्यूज़। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपील की है इस पे काम करने के लिए। तो ड्रग एब्यूज़ एक बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहे हैं, मैं उड़ीसा में देख रहा हूँ। मतलब वहाँ पर ड्रग्स चल रहा है, बिल्कुल। ये जो गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं ना, बर्मा रूट, वहाँ से ये आ रहा है, एंड थ्रू बांग्लादेश, थ्रू वेस्ट बंगाल आके अभी उड़ीसा में ये दिस हैज़ बिकम ए बिग मेनेस। मैं जानता हूँ, मेरे कुछ मित्र हैं, उनके बच्चे भी इस चुंगल में फंस गए हैं। और अल्कोहलिक एडिक्शन
ये सब चीज़ से दूर रहने के लिए मैं, तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ युवाओं में। और स्पोर्ट्स में मेरा खुद का भी रुचि है, और ख़ासकर ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि मैं कालाहांडी से आता हूँ। तो स्पोर्ट्स जो करेगा वो कभी भी एडिक्शन में नहीं फंसेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है। और दूसरा, मैं ट्राइबल आर्ट्स को बहुत प्रमोट करता हूँ। आप मेरे घर में भी देखेंगे चारों तरफ आपको ट्राइबल आर्ट्स मिल जाए, क्योंकि मैं कालाहांडी से आता हूँ। तो इतना सुंदर हमारा जो कल्चर आर्ट है वहाँ पे, डांस हो, म्यूज़िक हो, फोक सॉन्ग्स हो, पेंटिंग्स पर हो। हमने सुना कि रिलीजियस कन्वर्जन वहाँ होता है बहुत। जिस कन्वर्सन हो रहा है कंधमाल, कालाहांडी जैसी तो जिलों ये में। जो कल्चर बची रहेगी फिर? देखिए, अभी कन्वर्सन पे सरकार भी कड़ी उसमें कदम उठा रहे हैं। FCRA में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। FCRA का जो, देखिए सारे एनजीओ एक जैसे नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि बहुत सारे एनजीओ हैं जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं और कन्वर्सन में वो पैसा खर्च कर रहे थे। तो ये जो FCRA अभी संशोधन बिल अभी आने वाला था, लेकिन अभी JPC को गया है। तो मैं मानता हूँ कि जब JPC का रिपोर्ट आ जाएगा तो संसद में वो बहस होगी और पारित होगा। तो ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, सिर्फ कन्वर्सन ही नहीं, उसमें नक्सल्स के लिए फंडिंग आ रही थी, उसमें जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो उनको फंडिंग आ रही थी। कन्वर्सन एक्टिविटीज़ तो हो ही रहा था, आपको पता है, हो ही रहा है। तो ये सब चीज़ पे रोक लगाने के लिए ये FCRA कानून आया है। तो इस पे बहुत सारा भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। एक US कांग्रेसमैन इस पे एक उन्होंने ट्वीट किया था, बिल्कुल बेबुनियाद ट्वीट, बिल्कुल झूठा ट्वीट था, और मैंने उनको बहुत ही कड़ी लेटर लिख के जवाब दिया है। US कांग्रेस में, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। देखिए, ये तो हम लोग एक डीप स्टेट का आप सुने ही होंगे। डीप स्टेट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सच है कि देर इज एन ऑर्गेनाइज्ड attempt to destabilize India, to not let India grow. आप US के एक बहुत ही सीनियर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं जिन्होंने कहा विल नॉट लेट इंडिया बिकम अनदर चाइना। उनका मतलब था कि जैसे उन्होंने चाइना को मदद की बढ़ने ग्रो करने के लिए, हाँ, ग्रो करने के लिए, वो इंडिया को ऐसा नहीं करेंगे, और इंडिया अगर ग्रो करने की कोशिश करे तो उसको दबाएंगे। ये क्या है? आप 140 करोड़ जनता को दबा दोगे? वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन US मर्सी फॉर आवर ग्रोथ। इनको समझ में आना चाहिए, तभी इन लोगों को इतना जलन हो रहा है, क्योंकि 7% में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ठीक है, विकसित भारत जो सपना मोदी जी ने पूरे देश को जो उन्होंने जागरूक किया है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज स्पेस पावर बन चुके हैं, आज न्यूक्लियर पावर तो है ही, आज हमारे तीसरी बड़ी स्टार्टअप हब बन चुके हैं। आज सेल्फ आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, पहले हम लोग डिफेंस इंपोर्ट करते थे, आज 38,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट है हमारे। तो ये सब चीज़ कहाँ बचेगा इन लोगों को? आपने कहा कि लोगों को जलन हो रही है, चलिए अच्छी बात है, आप लोग लगे हैं देश को बढ़ाने में, तो बाकी लोग जलन बरकरार रखें, आप जलवा बरकरार रखो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कल या आज मोदी जी का मैं हमेशा सुनता रहता, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कौन सा स्पीच में उन्होंने कहा कि हमें किसी को छोटा नहीं करना है। कोई किसी ने लकीर खींचे तो हम उसके लकीर को छोटा नहीं करना है, हम खुद अपना लकीर इतना बड़ा कर देंगे वो खुद ही छोटा हो जाएगा। कितना बड़ा गहरा मैसेज है, सोचिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, सुना, थोड़ी बहुत तो इमेज चेंज हुई होगी आपके दिमाग में लीडर की। चिरागों की तरह जो लोग दूसरों के लिए जलते हैं वही इतिहास बदलते हैं, समझे कि नहीं?